अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां अनवारुल्लाह करामी एडवोकेट आपको अपने चैनल पर और पेज पर खुशामदीद कहता हूँ। हज़रात मोहतरम, पाकिस्तानियों के लिए कभी कभार कोई खुशखबरी ज़ाहिर होती है, मतला पाकिस्तान पर तुलू होती है। उन खुशखबरियों में एक बेहतरीन खुशखबरी ये है कि बैबरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के साथ हुकूमत बलूचिस्तान का मुआहदा तय हो गया है। और उस मुआहदे के नतीजे में जिस तरह हमारे वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन ने यह बात कही है कि $10 बिलियन की कैनेडियन कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी और पाकिस्तान पर जो $11 बिलियन का जुर्माना आयद किया था बैन अवी अदालत ने, उस जुर्माने के हवाले से वो भी पाकिस्तान को माफ़ हो जाएगा। और इस रैकोटेक मनसूबा का, ये चागी के ज़िले के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसको रैकोटेक कहते हैं। ये इस रैकोटेक से तांबा है, सोना है और बहुत से कॉपर और बहुत सी और चीज़ें बरामद होने वाली हैं। ये एक टेक्टानिक बेल्ट है जो यूनान से लेकर इंडोनेशिया और मलेशिया तक जाती है। उसी बेल्ट के नतीजे में यहाँ पर सोना और तांबा और कॉपर मौजूद है, जिसके हवाले से पाकिस्तान की साबका हुकूमत ने मुआहदा किया था, जो बाद नागुज़ीर बुनियादों पर इस मुआहदे की तनसीख हो गई, जिससे पाकिस्तान को $11 बिलियन जुर्माना हुआ था। अब जुर्माने की माफ़ी का भी ऐलान हुआ और मज़ीद $10 बिलियन इस पर कैनेडियन कंपनी जो इन्वेस्टमेंट है। ये पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। 8,000 लोगों को रोज़गार मिलने के भी इम्कानात हैं। इससे ये बात ज़ाहिर हुआ है कि पाकिस्तान भी खुशबख्ती की तरफ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के और भी मादनियात के जो ज़राए हैं वो पाकिस्तान को खुशहाल बनाने में मददगार और मुआवन होंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि सदारती रेफरेंस, आपको याद है कि हुकूमत ने सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जारी किया है कि 95 और 94 की मज़ीद तशरीह और तोज़ीह किस तरह की जाए। क्या मेंबरान असम्बली जो अभी से ऐलान बगावत कर चुके हैं, क्या उनको आर्जी बुनियादों पर उनकी रुकनीत ख़त्म की जाएगी या ताहियात उनकी रुकनीत ख़त्म की जाएगी? क्या उनको वोट देने के हक़ से अभी से महरूम किया जाएगा या वोट देने के बाद वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, यानी आइन की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करेंगे और कानून के मुताबिक जो दिया हुआ प्रोसीजर है उसके मुताबिक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसके अलावा एक और बात जो काबिल गौर है कि अब हुकूमत भी ये तवक्को कर रही है कि कुछ वो अदारे जो उनको लाने में कारआमद साबित हुए थे, शायद वो भी थोड़ी सी कारकर्दगी का। और फिर इमरान खान ने जब ये कहा कि गैर जानबदार लोग तो जानवर होते हैं, तो उससे उनकी शायद मुराद ये, वो दुखी दिल से ये कह रहे थे कि इस माहौल में जब परेशान कौन माहौल तारी हैं, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट भी गैर जानबदार रहती है तो मुल्क में अमन व अमान किस तरह बाहर रह सकेगा। इस हवाले से उनकी ख्वाहिश ये है, शायद वो जाहिर ना कर सकते हो कि जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं तहरीक इंसाफ की, उनको कम अज़ कम इस बात पर रग़ब किया जाए कि वो हुकूमत की सपोर्ट करें, ताकि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत अपना बचाव भी कर सके और हुकूमत अपने कारा नुमायाँ को सर अंजाम देने की पोजीशन में हो। और फिर अपोजिशन का ये नुक्ता नज़र, अपोजिशन इस बात पर खुश है, इस बात पर उनके दिलों के अंदर शगुफ़े फूट रहे हैं कि मुक़्तदर क़ुव्वतों ने या इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर गैर जानबदार रहना मंजूर कर लिया है, कबूल कर लिया है। ये उनके लिए खुशाइन बात है। और जो पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर अगर हम बात बतौर पाकिस्तानी के और कानूनी शहरी की हम अगर बात सोचें कि इस्टेब्लिशमेंट का मुल्की सियासत से दूर रहना ही मुनासिब है। पहले अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की हैं तो उनसे वो अगर बाज आ गए हैं तो हुकूमत की सफ़ों के अंदर से भी और फिर उसके बाद अपोजिशन की तरफ से भी और गैर जानबदार अदारों की तरफ से भी उनको इस बात पर शाबाश मिलनी चाहिए। उनका ये इक़दाम काबिल तहसीन है और ये जो काबिल तहसीन इक़दाम है, इसको मुस्तकिल बुनियाद पर उन्हें जारी और सारी रखना चाहिए। यानी किसी एक फ़र्द के लिए या एक जमात के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए उनको तो। और फिर इसका हल क्या है, सूरत हाल क्या है? और हम ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अदारे हैं वो कम अज़ कम फ़रीक़ैन के दरमियान बढ़ती हुई शकरंजी को, बढ़ते हुए तसादम को, बढ़ते हुए दुश्मनी के अज़ाइम को कम करने के लिए कम अज़ कम उनके एक टेबल पर बैठाएं। और इमरान खान को भी ये चाहिए कि जिन लोगों से वो हाथ मिलाना, अपोजिशन ने भी पाकिस्तान के अंदर रहना है और तहरीक इंसाफ ने भी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी की सूरत में पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है। तो पाकिस्तान की ऐसी जमातें हैं, अगर किसी का नुक्ता नज़र किसी से मुख्तलिफ है या एक फ़र्द दूसरी जमातों को करप्ट, बददियानत या गुंडागर्दी समझता है, लेकिन इसके बावजूद वो आवाम की नुमाइंदगी करती हैं, हमने अवाम की नुमाइंदगी को देखना है। ये बात हम किस तरह तय कर सकते हैं कि कोई पार्टी जो है वो सारी की सारी बदकिरदार है या अमन व अमान के ख़िलाफ़ पार्टी है? तो इमरान खान को भी थोड़े से अपने रवैये में नरमी पैदा करते हुए इस बात का आधार, अगर कोई पाकिस्तान की ताकतें उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाने की, मेज़ पर लाने की कोशिश करती हैं और आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए उनसे कोई कंप्रोमाइज़ की बात करती हैं,
जिसमें इमरान खान का एजेंडा भी मुतासर ना हो और अपोजिशन जमातों को भी गिला और शिकवा न रहे कि अदालतें पाकिस्तान के अंदर खुली हैं, वो अदालतों को मौका फराहम किया जाए, या नैब को एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय उसको एक गैर जानबदार तरीके से वो अपना हुक्मरान जमात के अफराद पर भी अपने रिश्वतस्तानी के हवाले से और गैर हुक्मरान जमात पोजीशन के हवाले से भी वो गैर जानबदारी मुजाहरा करते हुए मुनसफाना अंदाज से एहतसाब करे। ये ऐसी बातें हैं जिस पर काबिल अमल बातें हो सकती हैं। इमरान खान को चाहिए अभी थोड़ा अरसा अगर वो तहरीक अदम एतमाद से बच जाते हैं तो उनको फिर इंतखाबी इस्लाहत के लिए भी अपोजिशन जमातों की जरूरत पड़ेगी। मुल्क की जो मईशत, बिगड़ती हुई मईशत थोड़ी सी बेहतर हो रही है, उसके बारे में भी अपोजिशन के तावन की जरूरत पड़ेगी। यानी ये आप समझ लें गाड़ी के दो पहिए हैं, एक दूसरे की मदद जरूर दरकार है। अगर एक पंचर शुदा हुई पहिया है लेकिन उसको पंचर लगाने की कोशिश की जा सकती है। अगर इमरान खान अगर इस मरहले से अगर उसकी ये ख्वाहिश है कि अदालती निज़ाम के तहत वो उसकी बचत हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि अदालतें एक आर्टिकल के अंदर 95 आर्टिकल के अंदर एक वाज़ेह तरीक़ाकार अदम एतमाद का बयान किया गया, जिसकी तरफ उन्होंने पहले भी इशारा किया है कि हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन अदम एतमाद की तहरीक और एक और बात जो कही जा रही है कि 25 का इजलास हुआ है, वो गैर आइनी इजलास है, लेकिन बहरहाल वो 254 का भी हवाला दिया गया है कि उसके तहत अगर कोई कानून आइन के मुताबिक कोई काम पर वक्त ना हो सके तो बाद में होने वाला काम जो है वो गलत करार नहीं दी जाती। लेकिन अगर 254 की खिलाफ वर्जी किसी ने किया है तो उसका तो इर्तिकाब हुआ है, यानी वो काम है, उसके सिलसिले में कहा गया है कि वो काम गैर कानूनी या गैर आइनी नहीं होगा, लेकिन जिसने इस बात का इर्तिकाब किया उसको उसका जवाब पेश करना होगा। और हुकूमत अगर ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के बैकडोर के जरिए से उनको कोई मदद और मुआवनत हासिल जाए, हमारे बाज़ कानूनी माहिरीन जो हैं वो ज़ुबान और बयान के माहिर हैं, उन्होंने इमरान खान को ये बात पट्टी पढ़ाई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद के लिए तैयार है, न इनको हम अरकान असम्बली को वोट देने से रोक सकते हैं। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तस्रीह वजाहत तो कर सकती है, लेकिन आइन में दिए हुए तरीक़ाकार को किस तरह उलट पलट कर सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को हौसलामंदी से, बहादुरी से, दिलेरी से और हिम्मत से इस मुश्किल हालात का मुकाबला करना चाहिए। जहाँ यानी OIC की कॉन्फ्रेंस इमरान खान की मेज़बानी में बड़ी शानदार कामयाब 48वां इजलास बड़ा शानदार कामयाब हो रहा है, उसी तरह उसी हौसले और हिम्मत से तहरीक इंसाफ को भी तहरीक अदम एतमाद का आइनी और कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए मुकाबला करना चाहिए। और मैंने पहले भी इस बात की ख्वाहिश जाहिर की थी कि डी चौक को ये सियासत का अखाड़ा न बनाया जाए। अब अमकान ज़ाहिर हो रहे हैं कि सियासी जमातें सारी अपना जो लौ लश्कर लेकर वो परेड ग्राउंड में पहुंचेंगी, डी चौक को वो नज़रअंदाज कर देंगी। यही दोनों अपोजिशन जमातों के लिए और फिर हुकूमत जमात के लिए यही बेहतर है कि अमन व अमान को बाहर रखें। ये सबसे बड़ी तरजीह। अगर हम अमन व अमान बाहर रहता है तो मुल्क की मईशत भी, मुल्क की सियासत भी आगे बढ़ेगी। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।